साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। आज हम बात करेंगे मुद्दों की। और आज मंथन में मुद्दे सबसे पहले वही हमारा अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर। फिर उसके बाद में दूसरा जो हमारी जंतर मंत्र का जो आंदोलन है, क्या अभी कहीं किसी मोड़ पे जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा, ओआरओपी के बारे में सरकार के कुछ निर्णय आधे अधूरे जो भी आए उससे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निपथ की। अग्निपथ से बना अग्निवीर। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जिसने भी इसको लागू किया, कम से कम उसके दिमाग में एक बात नहीं आया कि भाई 4 साल के लिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर पैसे के लिए इस बंदे को सेना में भेज रहा हूँ। 4 साल नौकरी होगी, इतना पैसा मिलेगा, और मर गया तो इतना पैसा मिलेगा, और शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इतने बुद्धिजीवी, इतने बड़े बड़े लोग, इतने जनरल, इतने मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लोग, अजीत डोभाल जो अपने आप को सबसे बड़ा मतलब वो मास्टरमाइंड, कि यार जिस इंसान को पता है कि 4 साल, अब जो ये जितने आपने भर्ती किए 100 आदमी, तो 100 के 100 आदमी ही चौथे साल के लास्ट तक एक बराबर है। यानी कि उनमें से 25% कौन रुकेगा ये नहीं पता होता है। इसलिए वो जितने, अगर 1000 आदमी भर्ती हुए हैं या 100 आदमी भर्ते हुए हैं, तो उसमें वो 25% भी उस मानसिकता में ही है कि भाई हमें भी जाना है। ये तो लास्ट डेट पता चलेगा कि भी ये है जो 25% रखे गए, ये निकाले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो 4 साल तक वो एक ही मेंटलिटी से काम करते हैं। और यहाँ उन्होंने एक चीज ध्यान नहीं दी कि यार सैनिक की परिभाषा के अंदर अग्निवीर को कहाँ सेट कर लोगे आप। एक सैनिक जब कसम खाता है तो वो क्या कसम खाता है, वो मरते दम तक वो कसम चलती है जो आज हम निभा रहे हैं। हम देश के लिए आज भी अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो हमें वापस जाना पड़ेगा, हम जाके अपना काम करेंगे। जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन डीएसआर में आज भी हमारे लिए स्टैंड करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। आज भी आफ्टर रिटायरमेंट हमारा कोर्ट मार्शल हो सकता है, हमारी पेंशन बंद हो सकती है, हमारा डिडक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अग्निवीर एक सौदे के तहत वो चले गए। तो अब वो 4 साल के लिए क्यों मरना चाहेंगे। और उसी बीच में अगर कोई हादसा हो जाता है और सारे अग्निवीर देख लेते हैं कि भी उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो यहां एक सोचने वाली बात है भाई कि जिसने मतलब दुश्मन से लोहा लेते हुए शहादत दी है, तो वो तो उस 25% में तो काबिल था ना। उस 25% में तो काबिल था। भले ही उसकी नौकरी 1 साल हुई, 2 साल हुई या 3 साल हुई, लेकिन वो अगर आज उसने आगे बढ़ के गोली खाई है, शहादत दी है, ठोका है उनको, तो वो एक 25% में शामिल था। तो उसको दैट एंड देट जब वो शहीद हुआ है, उसको कन्वर्ट करना चाहिए रेगुलर सैनिक में, और सारी वो सुविधाएं जो रेगुलर सैनिक की है वो उसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए। आज तुम्हारी ये फजीती नहीं होती जो हो रही है। क्यों कि ये तुमने जिस लेवल से किसी ने बोला कि आगे हिंदू मुस्लिम खतरे में है, इसलिए हिंदुओं को ज्यादा भर्ती करो, इनको हथियार चलाना सिखाओ, ये करो वो करो। कोई लोग कोई ढोल पीट रहा है, कोई कुछ पीट रहा है, और कोई वापस आगे डाकू बनेगा, कोई लुटेरा बनेगा, कोई हथियार उठाएगा, कोई साफ सुथरा बनेगा, कोई हत्याएं करेगा, क्या पता। पेट की आग बड़ी वो होती है और ये वो काम करवा सकती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि भाई उसी में एक चीज जोड़ सकते थे, तो उसमें कम से कम एक जवान की ये भावना तो रहती थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं रिजर्व सैनिक नहीं हूं, मैं कोई अग्निवीर नहीं हूं, अगर मैं लड़ते हुए मरता हूं तो मैं रेगुलर सैनिक हूं। तो सारे बंदों की जो भावना होती थी
वो भावना लड़ने की होगी, न कि बचने की होगी। ठीक है ना। ये चूक हुई है सरकार से, बहुत बड़ी हुई है, जिसका खामियाजा आज भोग रहे हैं। तो अग्निवीर योजना के तहत सेना को दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब पे ले जाना, सेना को कमज़ोर करना है। मैन पावर तो कमज़ोर होगा ही होगा। अब 4 साल के बाद में जो 25% रखे जाएंगे, अब उनमें कॉन्फिडेंस आया कि हम अब सैनिक बनेंगे। तो 4 साल तो गए आपके वैसे बेकार, ड्यूटी पीट ली, नाइट ड्यूटी पीट ली, जो कुछ भी है। अब वो सैनिक बन रहा है। अगले 4 साल में फिर वो सारी चीज़ें सीखेगा। 8 साल में जाके वो लड़ने के काबिल होगा। आज मेरे साथी ने, किसी ने पोस्ट भेजी कल 4 जुलाई की, कि कैसे तोतोलिंग, कैसे हमने जो वो टाइगर हिल जो कब्जे में किया था, कलम बनवान का वीडियो सभी ने देखा है, लाखों लोगों ने देखा है। आज उनके पास में अगर ये अग्निवीर होते तो क्या कारगिल की लड़ाई हम लड़ सकते थे? क्या लड़ सकते हैं? है हिम्मत सरकार की कि अग्निवीरों से कारगिल की लड़ाई लड़ा ले, या चाइना से लड़ा ले, या पाकिस्तान से लड़ा ले? क्यों सेना की ऐसी तैसी करने जा रहे हो? करना तो करो भाई, सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। हम क्या, हम तो एक वोट देने वाले हैं और पूर्व सैनिक के चिल्लाने वाले हैं। अब हम आगे की तरफ आते हैं जंतर मंतर के ऊपर। तो अभी आप जो पूर्व सैनिकों के संगठन थे, कोई आगे आए या न आए, जंतर मंतर अभी अग्निवीर, अग्निपथ, पेंडिंग भर्ती और कांग्रेस का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कर्नल रोहित शर्मा के साथ में, जनरल सतवीर साहब के साथ में, ये आपका मंच माइक अपने घर में रखना, और ये मंच और माइक लग चुका है। और जो रेगुलर सैनिक पेंशनियर है, ये तो भी सब में है ना भाई। कांग्रेस का भी विंग है एक्स सर्विसमैन का, बीजेपी का भी विंग है, आरएसएस का भी विंग है। ठीक है ना। और बाकी जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी जगह पे ठीक ठाक चल रहे हैं, वो वहाँ पे आने से रहे। ये 4 तो मैंने आपको बता ही दिए। 5 में हम जैसे पागल जो अभी 1 साल तो चिल्लाए थे, चाहे वो साबका वाले थे देश के, वो बाकी छुटपुट हम जितने सैनिक थे, उन सभी का अभी फुल स्टॉप हो गया। अभी आप में से कोई आके जंतर मंतर को नहीं संभाल सकता। ये 100 और 10% हो चुका है, और ये शुरुआत हो चुकी है, उद्घाटन हो गया है। क्यों कि बहुत ऐसा नहीं कि कांग्रेस को चाहने वाले हमारे पूर्व सैनिक नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले पूर्व सैनिक बहुत है, बहुत है। ठीक है ना। जो लीग है, तो लीग किसकी है? लीग तो कांग्रेस की है भाई, पूर्व अधिकारियों की है, लेकिन ज्यादातर उसके हाथ और कमांड तो कांग्रेस समर्थित ऑफिसर्स की रही है। तो बहुत बंदे हैं देश जुआर उनके पास में। ये आप समझ लीजिए कि ये आने वाले 5, 7, 10 दिनों के अंदर वहां पे मजमा लगना शुरू हो जाएगा, और एक बार ये जंतर मंतर वापस जनरल सतवीर के हाथों में जा रहा है। कोई रोक सके तो रोक ले, रोक सके तो रोक ले। जंतर मंतर वापस रोहित शर्मा और जनरल सतवीर साहब के हाथों में जा रहा है। ठीक है ना। ये मेरा मंथन है, और मंथन नहीं है, आप आगे देखेंगे। तीसरा, सरकार के पास जितना भी पिछली बार हमने सब कुछ दिया था, उसका जवाब हमारे को सरकार से मिला था, पीसीडी से मिला था, कि आपकी कोई डिमांड मंजूर नहीं की जाएगी। और अभी एक चिट्ठी लिखी गई थी अपना डीएसडब्ल्यू वेलफेयर से, एक्स सर्विसमैन के, डिफेंस मिनिस्ट्री के, जो हमारा डिपार्टमेंट है, पेंशन डिपार्टमेंट है, जिसमें एक कर्नल साहब ने कहो, किसी ने कहो, कम से कम ओआरओपी के ऊपर जोर तो दिया कि भाई इसके बारे में अभी आपका ख्याल क्या है, बता क्या रहे हो, क्या है। तो आप आज भदौरिया साहब का वीडियो देख सकते हो, जिसमें उन्होंने जवाब आपको बताए। हालांकि जो 13% का वो बात कर रहे हैं, वो वीडियो तो मैंने आज से 1 महीना पहले, जिस दिन वो 16
मई था, 16 मई था या अप्रैल था, मुझे याद नहीं है, लेकिन जिस दिन ये साइन किया था उसी दिन जनरल साहब ने उसकी कॉपी मेरे पास किसी के थ्रू भिजवा दी थी। उसका मैं वीडियो बनाया था और वो इसलिए बनाया था कि भाई अभी हम है जो प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक है उसको एड्रेस किया गया था, तो वो अभी कैसे कर सकता है। लेकिन वही चिट्ठी अब दोबारा है जो रिसर्कुलेट की गई है और उसी का मंथन है जो भदौरिया साहब ने किया है और लास्ट में जो सरकार ने जवाब दिया है और एक बात में सरकार ने एक ही झटके में काट दिया। कैसे काट दिया कि भाई जो भी चीज़ हमारे पास में अभी जो आई है वो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा उसने बोला भत्तों और पे पेंशन में फर्क होता है। तीसरा उन्होंने बोला सारे रैंकों की पे स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं हो सकती, पे स्ट्रक्चर तो रैंक के हिसाब से ही होगी। तो क्योंकि एमएसपी पे में आती है ना कि भत्तों में आती है। अगर भत्ते होते तो वो इक्वल होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन ये बड़ी चालाकी से जब लागू ही किया गया था तब भी इसको पे के हिसाब से किया गया था। तो पे के हिसाब से अधिकारी के हिसाब से, जेसीयू का जेसीयू के हिसाब से, जवान का हिसाब से, जवान जेसीयू को इकट्ठा कर दिया। और बाकी नर्सिंग तो होनी है कि भाई वो तो उनका अपना ही डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो उनको अपना नर्सिंग अधिकारी मानते हैं, तो अधिकारी कैडर में तो उनको दे दिया। क्या कर लोगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार नहीं मानेगी तो आखिर कर क्या लोगे। क्योंकि एक बात क्लियर है कि जो बीजेपी का कैडर है वो कांग्रेस के साथ नहीं मिलेगा। किसका? सैनिकों का। जो सैनिक बीजेपी कैडर के हैं वो कांग्रेस कैडर के साथ नहीं मिलेंगे, कांग्रेस कैडर के सैनिक जो है वो बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे। और जो आरएसएस के हैं, संघ के, जो सेवा परिषद के, वो सैनिक इन दोनों के साथ नहीं मिलेंगे, दोनों के साथ नहीं मिलेंगे, वो सेवा परिषद के। ठीक है ना। चौथे वो जो अपना काम कर रहे हैं, मस्ती में एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ मालिक पे भरोसा, जो मिल जाएगा मालिक देगा, मिल जाएगा, अपनी बची कुछ जिंदगी एंजॉयमेंट से गुजारो। तो उनको जंतर मंतर से कोई मतलब नहीं। अब रह गए हम जो टुच्चे पुच्चे आंदोलन वाले, जो डेली मीटिंगें करते हैं, डेली एक दूसरे को धमकी देते हैं, डेली एक दूसरे की टांग खींचते हैं, डेली वो करते हैं। कर लो भाई, ठीक है ना, कर लो। लेकिन जंतर मंतर आपके हाथ से निकलता जा रहा है। आज का मेरा वीडियो सीरियस ले लेना कि जंतर मंतर हाथ से निकलता जा रहा है, फिर आप अपना भोंपू लेके कहीं और बैठना। ठीक है ना। क्यों कि जो दिखाई दे रहा है और जो होने वाला है उसकी सारी सुगगाहट हमारे कानों में तो आ गई है, हमारी आत्मा में आ गई है। और आप लोग अपनी बैठ के बैठाते रहो, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहो और अपने पिछले 13 महीने के चंदे का हिसाब किताब करते रहो। ठीक है ना। चंदे का हिसाब किताब तुम्हारा पूरा नहीं होगा तब तक जंतर मंत्र किसी और के हाथों में होगा। जय हिंद, जय भारत। और आगे आप वीडियो क्लिप्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या नया है, क्या पुराना है। आप क्लिप्स ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये एक आर्टिकल है कैप्टन बालक राम शर्मा साहब का, जिन्होंने कारगिल के ऊपर 4 तारीख के लिए लिखा था। भारतीय सेना का सर्वोच्च बलिदान की एक झलक शौर्य स्मरण दिवस, परंतु 4 साल का अग्निवीर टाइगर हिल पर करेगा सामना, फहराएगा तिरंगा क्या? ये बालक राम शर्मा साहब ने प्रश्न उठाया था। भारतीय सेना के सर्वोच्च बलिदानियों को अश्रुपूर्ण हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय सेना का देशवासियों को नाज है। 4 साल अग्निवीर टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा सकता है क्या? देशवासियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन्होंने बड़ा अच्छा लेख लिखा है। और देश हमेशा भारतीय सेना का सर्वोच्च बलिदानियों का हमेशा ऋणी रहेगा। केंद्र सरकार 4 साल में अग्निवीर पर गंभीरता विचार करें और पिछला इतिहास भी देखें। जिस देश की सेना कमज़ोर, वह देश कमज़ोर है, वह लाठी का सहारा लेकर चलाने वाला होगा। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के सर्वोच्च बलिदानी 526 सैनिक शहादत पाए, परंतु इसमें 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च बलिदानी थे। अग्नित पद से अग्निवीर सैनिक बनने की योजना तुरंत निरस्त करने की केंद्र सरकार की मांग करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से अपना एक अखबार निकालते हैं और उस अखबार में हमेशा ही अपना एक आर्टिकल देता है। उस आर्टिकल में हमेशा ही वो है जो कारगिल युद्ध में जो टाइगर हिल पर पुनः कब्जा 4 जुलाई 1990 में ऑपरेशन करीब 36 घंटों तक चला था और 18 ग्रेनेडियर ने
उनको उसको किया था और वो हमारे कब्जे में आया था। तोतोलिंग भी हमारे कब्जे में 4 जुलाई को आया था। उसी की ये तस्वीरें हैं। और आज देख लो इस तस्वीरों को, इस जगह पे क्या एक 4 साल का अग्निवीर यहाँ तक पहुँच सकता है? इसके लिए कितनी कठिन ट्रेनिंग चाहिए, ट्रैकिंग की या किसी चीज़ की, किस तरह की, तो ये आपके सामने है। और ये एक सभी को, हमारे को सोचने का मुद्दा है कि सबको आवाज़ खोलनी चाहिए कि भाई अग्निवीर वापस ले लो। अग्निवीर से सेना को कमज़ोर मत करो। भारतीय सेना जो आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर सेना है, उस सेना के ऊपर इस सरकार के द्वारा ऐसा कलंक ना लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत। 6 जवान हमारे इंजर्ड हुए, इंक्लूडिंग मी। एक गोली मेरे हाथ में लगी, एक मेरे पैर में लगी। 4 तारीख को सुबह हमने झंडा फहराया। प्लस इंडियन आर्मी रेजिमेंट के बाद इंडियन आर्मी और जो टाइगर हिल था वो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव था कि उसके ऊपर सारे देश की नज़र थी। सबसे पहले आज एक हिस्टोरिक दिन है 18 ग्रेनेडियर्स के लिए कि आज हम नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर हमारे जो भी शहीद हुए थे तोलोलिंग, टाइगर हिल और जब कारगिल की लड़ाई में, उनको अपना श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करने हम यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर आए। उसके बाद अभी आज जो हिस्टोरिक दिन बताया कि पूरे 25 साल पूरे हुए हैं 18 ग्रेनेडियर्स के जो तोलोलिंग टाइगर हिल कैप्चर करने के। हमारी जो शुरुआत हुई वो हम उस टाइम पर मानस बल श्रीनगर से आगे एक मिलिटेंसी वाले एरिया में थे, CI ऑप्स बोलते हैं जिसको, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। तो हमें जब पता लगा कि हमारे को खबर लगी कि कुछ मुजाहिदीन या कुछ जो भी घुसपैठिए द्रास कारगिल की चोटियों के ऊपर आकर के बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से खदेड़ना है, तो हमारी मूवमेंट मानसबल से हुई। हम सोनामर्ग गए, सोनामर्ग से द्रास पहुँचे। ये है 15 मई की बात। तो 15 मई के आसपास हम वहाँ से मूवमेंट हमारी शुरू हुई। और मेरी उस मात्र 3 महीने की सर्विस थी। मैं मार्च 6 को कमीशन हुआ 18 ग्रेनेडियर्स में, OTA चेन्नई से कमीशन प्राप्त करके, और CI एरिया में मैंने ज्वाइन किया। तो जब हम द्रास में पहुंचे तो दुश्मन की RT सेलिंग नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर में आई हुई थी। बेसिकली इट वाज अवलांच ऑफ RT फायर विच वाज ऑन दी नेशनल हाईवे 1 अल्फा। हम 15 द्रास से वापस मतयन में हमने अपना बटालियन हेडक्वार्टर और कंपनी को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद 24 दिन तक हमने तोलोलिंग की लड़ाई लड़ी। तोलोलिंग कैप्चर करने के बाद हमारी काफ़ी कैजुअल्टी भी हुई, 2 ऑफिसर, 2 JCO। और ये जो जनरल सतवीर साहब का 13 प्रश्नों का जो लेटर दिया था, तब हमारा आचार संहिता लगी हुई थी और उस टाइम का जवाब अभी सरकार ने दे दिया, जो इस वीडियो के अंदर भदौरिया साहब ने ब्रीफ कर दिया और बता दिया है कि OROP में नहीं होगा सुधार, धरना प्रदर्शन क्या हुआ असर, वो सीधा सा बात बोलते हैं। अब आगे ये धीरे धीरे जनरल सतवीर साहब और रोहित साहब आगे बढ़ेंगे और ये धरना है जो जंतर मंतर से इनके द्वारा अपग्रेड होगा, अपडेट होगा, क्योंकि इनके पास में सैनिकों की कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। परिवार तो मुकर रहा, आप क्यों इतना झूठ चला रहे हैं? चैनल पे परिवार बोला है, आप परिवार को बुलाइए, आप ये चैनल से पूछते हैं। आप अंदर आपके सारे जो दर्शक हैं उनको भी साफ हो जाएगा। माता जी खड़ी है, आपने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाया, बिल्कुल आप उसके पिताजी खड़े हैं, उनकी बहन खड़ी है, और आप सच में अग्निवीर योजना इस देश के फौजी को एक 4 साल का एम्प्लॉय बना के छोड़ते हैं, 25% क्या इनको पेंशन मिली है? क्या इनको पेंशन मिली? तो आपने और हम जानना चाहेंगे कि जब अग्निपथ की जो पॉलिसी है उसके अंदर देख लीजिए, क्लोजअप लेके देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख लीजिए और सवाल करिए DGP&I से। मैं सैनिक हूं, लेकिन जो भी गलत चीज होगी उसके बारे में हम सवाल करेंगे, जवाब देना उनका अधिकार है, वो बताएंगे। इसमें लिखा हुआ बड़ा क्लियरली, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी, इंश्योरेंस 48 लाख, वन टाइम एक्स ग्रेशिया 44 लाख, फुल पे अप टू 4 years
और जो सेवा निधि है उसका बचा हुआ हिस्सा वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, तमाम जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है। तो साथियों, मैं ये एडीजी P&I से भी, हमारे सेना से भी जानना चाहूंगा, एजुकेट होना चाहूंगा कि जब सेना कहती है, पॉलिसी कहती है कि ये 92 लाख होंगे और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो वो 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड होगा, 1 करोड़ होगा, तो ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना, मैं ये सवाल करना चाहूंगा।